यूनियन बजट 2024, जी हाँ, इंटरिम बजट 2024 ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसे पेश किया गया। यह गवर्नमेंट की कमिटमेंट दिखी कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर, और जो मेन पर्टिकुलर फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ एम्पावरमेंट और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। तो आज का ये बजट सेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, किस तरह से इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पड़ सकता है, ये आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। ये बात भी सही है कि रियल एस्टेट एक लोकल सब्जेक्ट होता है। लोकल सब्जेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ के जो अपने फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा उस प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर असर डालते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, गवर्नमेंट की इंटेंशन को समझते हैं, गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, उसको जब हम समझते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट किस तरफ जाएगी, अच्छा रिटर्न देगी, कम रिटर्न देगी, मीडियम या लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैक्रो कॉन्सेप्ट समझना एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप माइक्रो फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अच्छे इन्वेस्टर्स को मैक्रो लेवल पे पूरा समझना, एनालिसिस करना और रियल एस्टेट से जुड़े हर पहलू को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए लेकर आता हूँ। और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ कि इस बजट में रियल एस्टेट के लिए क्या मिला। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं बता दूं कि बजट के दौरान मैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी प्रेजेंट था, उनके पैनल के ऊपर था। एज अ एक्सपर्ट पैनल जो उनका बजट के ऊपर होता है, उसके अंदर मैं रिपब्लिक भारत के अंदर, एबीपी न्यूज़ के अंदर, इंडिया डेली के अंदर, न्यूज़ 24 के अंदर और आज तक के अंदर मैं यहाँ प्रेजेंट भी था। तो मेरे अपने व्यूज़ क्या थे इसको रिलेटेड उस पैनल के ऊपर, वो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे आर्टिकल भी लिखा है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दे रहा हूँ। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का वो आर्टिकल आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर टीओडी रिलेटेड एक स्टोरी आई है, जो कि बजट में जो टीओडी मेंशन किया गया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड भी स्टोरी आई है। वैसे मैं अलग से इसका एक आर्टिकल बना के भी आपको दूंगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन करके आपको एक वीडियो दूंगा। लेकिन ये जो कंटेंट है, जो बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी आई है, उसका भी नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें भी मेरा अपना कोट शामिल किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो बजट में फोकस किया गया है उसके बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डिजिटल, सोशल और फिजिकल में एक रिकॉर्ड पेस डेवलपमेंट यहाँ पॉसिबल है। इसको डिमांड इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर को इससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। और ख़ासकर ऐसे एरियाज जो वेल कनेक्टेड रीजन्स हैं, उनके अंदर ये अक्सर देखने को मिलता है। तो ये अपवर्ड ट्रेंड इन एरियाज में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऐसे एरिया में करनी चाहिए जहां कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बजट में नजर आया, यूथ एम्पावरमेंट। जी हाँ, यूथ एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक फोकस जो नजर आया बजट के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर नजर आया, क्योंकि यहाँ यूथ को भी सरकार देख रही है और उसके ऊपर हायर एजुकेशन और उससे रिलेटेड जैसे स्टूडेंट हाउसिंग हमेशा इसके साथ साथ आता है जब एजुकेशन की बात आती है। तो यहाँ स्टूडेंट हाउसिंग और अफोर्डेबल एकोमोडेशन नियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आसपास स्टूडेंट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऐसे एरिया के अंदर फोकस करना चाहिए और जहाँ स्टूडेंट पॉपुलेशन उनको आती हुई दिख रही है तो वहाँ पर उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। और अगर ऐसे एरिया में आप चाहें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आप भी देख सकते हैं। इन एरियाज में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। मतलब गवर्नमेंट यूथ एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रही है। तो यहाँ
रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए है। एग्री इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा बजट के अंदर एग्री के बारे में भी काफ़ी चीज़ें कही गई। तो यहाँ पीएम किसान योजना या फिर फसल बीमा योजना, गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट फार्मर्स को एक सपोर्ट एक्सटेंड किया है इसके अंदर। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट रूरल और पेरी अर्बन रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। यहाँ लोगों की इनकम बढ़ेगी, मतलब फार्मर्स की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो रूरल एरिया में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे एरिया में जहां आपको लगता है कि रूरल है और वहां पर ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की वहां एक्सटेंड हो रही है, तो इन एरियाज़ में भी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आता है। शॉर्ट टर्म में शायद आपको इम्पैक्ट ना नज़र आए, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नज़र आता है, क्योंकि सरकार ये समझ चुकी है कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रधान देश है और इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो अब गवर्नमेंट उसके ऊपर भी अच्छा खासा काम करती दिख रही है। तो रूरल के अंदर भी फ्यूचर में आपको तेज़ी यहाँ देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ बजट के अंदर इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले कुछ दिनों में किया भी, तो इसका इफेक्ट डिजिटल रेवोल्यूशन के तौर पे सामने आया। रिमोट वर्क, डिजिटल बिजनेस, ये सब रियल एस्टेट प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो पोटेंशियल है डिमांड, जैसे कि वर्क स्पेसेस या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उन एरियाज़ में जहाँ पर इस टाइप का हब बन रहा है, डिजिटल बिजनेस हब वहाँ पर नज़र आ रहा है, या डिजिटल रेवोल्यूशन बन रहा है, तो जहाँ इससे रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ उनके आसपास के एरिया में फ्यूचर में अच्छा जंप दे सकती है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न दे सकती है। इन एरियाज़ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। आपने देखा बजट के अंदर फोकस किया गया गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता, ऐसी चीज़ों पे एम्फसाइज किया गया। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऐसी जगहों पर जहां हाउसिंग नीड है, मतलब ये एक तरह से डाइवर्स सेगमेंट है, इसके अंदर अफोर्डेबल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ स्कोप नज़र आता है। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी सेंटर का इनिशिएटिव नज़र आया है। यूथ सेंट्रिक ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने की प्लानिंग यहाँ सरकार की नज़र आई। तो आपको यहाँ देखना है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो इनइक्वालिटी है, जेंडर गैप बीच में सोसाइटी में नज़र आता है, उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। तो ऐसी जगहों पर जहाँ वुमेन को प्रेफरेंस दी जाए, इस टाइप के इनिशिएटिव्स रियल एस्टेट डेवलपर भी लेके आ सकते हैं। तो ऐसी इनिशिएटिव्स मार्केट में इन रहेंगे, डिमांड रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट डेवलपर, या आप अगर इन्वेस्टमेंट खुद करना चाह रहे हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की, जिस हिसाब से एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर नज़र आई। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा स्कोप मुझे नज़र आता है, क्योंकि इससे बिजनेस अट्रैक्ट होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप कर पाएंगी अपनी ऑपरेशंस, और इससे डिमांड कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो उस प्रॉक्सिमिटी एरिया के, मतलब उस एजुकेशन हब जहाँ स्किल डेवलपमेंट हो रही है, उसके प्रॉक्सिमिटी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल की डिमांड भी फर्दर फ्यूचर में बढ़ सकती है। मैं अगेन बीच में एक बात आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मीडियम और लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। आपको ये पाथ नज़र आ रहा है गवर्नमेंट किस तरफ काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बजट में स्मेल करनी होती है, समझनी होती है, तब आप शायद फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो ये आज का मेरा पूरा जो सेशन है वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि गवर्नमेंट बजट में क्या सोच रही है, इससे आपको गवर्नमेंट की इंटेंशन का पता लगता है। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टूरिज्म सेक्टर। गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को लेकर भी यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखी। तो रियल एस्टेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे उन एरियाज़ में भी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है और बजट में उससे रिकग्नाइज किया जा रहा है कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन टूरिज्म सेक्टर में आ सकता है। तो उसके आसपास के एरिया में ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट, जैसे कि ऑल इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन एरियाज़ में डिमांड में है, और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि लक्षद्वीप है और
उन एरियाज़ में बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत दिख रही है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो इन एरियाज़ में टूरिज़्म ड्रिवन ग्रोथ जहाँ पर है, आपको वहाँ फ्यूचर में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, चाहे वो रिजॉर्ट, होटल या वेकेशन होम्स हो। इन एरियाज़ के अंदर आने वाले टाइम में ग्रोथ दिख सकती है। फिर बात करते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म इन अयोध्या। अभी आपने देखा जैसे अयोध्या को लेकर उसका मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ और अब रामलला अपने स्थान पे पहुंच भी गए, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मुझे इस एरिया के अंदर नज़र आई और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म मेरे को यहाँ प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ मुझे स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से अभी ऑनगोइंग या अपकमिंग डेवलपमेंट्स आपको अयोध्या में दिखेगी, राम मंदिर के आसपास के एरिया में या उससे एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर मुझे यूनिक अपॉर्चुनिटी दिखती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। और जिस हिसाब से जो स्पिरिचुअल को लेकर कल्चर काफ़ी हमारा डेवलप हो रहा है, पीछे कई दिनों से चीज़ें छूट गई थी, वो अब लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अयोध्या जैसा एरिया जहां मेरे को अब पोटेंशियल ग्रोथ काफ़ी नज़र आ रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग करके डेवलपमेंट कर रही है। तो अयोध्या में प्लान्ड वे में बहुत बड़ी डेवलपमेंट स्कोप स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर मेरे को यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो बजट के अंदर इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा स्कोप दिया गया है। वैसे मैंने अयोध्या में इन्वेस्टमेंट कहाँ करें इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अयोध्या के ऊपर मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे आर्टिकल भी लिखे हुए थे बजट आने से पहले, जब राम मंदिर में रामलला पहुँचे उससे पहले मैंने वो आर्टिकल्स भी लिखे थे, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अयोध्या भी या स्पिरिचुअल टूरिज्म जो गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है, उसका इम्पैक्ट भी आपको रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो ये तो थी गवर्नमेंट की सोची हुई, समझी हुई या प्लानिंग, या गवर्नमेंट का रूट जिस तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। तो ये मैक्रो सेंस में आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप रियल एस्टेट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।